ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत दिव्य प्रकाश आर्य जी का। आज आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है। आज आपका विषय रहेगा कमर व साइटिका के दर्द का आयुर्वेदिक उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। आप योग शिक्षक भी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और अनिल जोशी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सबको कराएं। वैसे तो काफी साधक आपको जानते हैं, पहले भी आप आ चुके हैं। कुछ लोग नए जुड़े हैं, उनके लिए परिचय। अनिल जोशी जी। जी धन्यवाद। ओम। आदरणीय दिव्य प्रकाश जी वास्तव में हमारे इस समूह में, योग समूह में पहले भी आपका आना हुआ और आपको सुनने का हम सब लोगों को अवसर मिला। आप 2005 में 2005 में आपने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया था और 18 वर्षों तक आपने मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम किया एज ए यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर। एचसीएल में, सिटी बैंक में, पोलरिस और फाइनली एरिक्सन में काम किया और 29 मई 2023 को आप रिटायर हुए। परंतु डॉक्टर साहब का जो वो लगता है सक्रियता और ऊर्जा लगती है, वो तो अभी भी ऐसा लगता है कि युवा हैं जो हम सबको प्रेरणा भी देते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ आध्यात्मिक गोल, आध्यात्मिक लक्ष्य तय किए। 2011 से वो, जो मेरी जानकारी है, गुरुकुल आचार्य महाविद्यालय मुजफ्फरनगर यूपी से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने एंशियंट वैदिक साइंस, साइंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, पतंजलि अष्टांग योग, मेडिटेशन, साइंस ऑफ गर्भाधान, नेचुरल लाइफस्टाइल, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन फ्रॉम आरोग्यम इंस्टीट्यूट, सर्टिफाइड योगा मास्टर फ्रॉम योगा अलायंस, इन सब विषयों पर अपना अधिकार किया। तो योग से जुड़े जो ज्यादातर महत्वपूर्ण विषय हैं उनके ऊपर आपका अधिकार है। आपने 500 से ज्यादा घंटे की योग की ट्रेनिंग भी दी है और आपने आपके यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोफिशिएंसी इन एनाटॉमी, प्राणायाम, मेडिटेशन, कोर, हठ योग आसन और कम्युनिकेशन स्किल। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान समाज में भी जो उपयोगी विधाएं हैं उन सब में आपका दक्षता है। सिर्फ आपका उनका परिचय नहीं है बल्कि दक्षता है। तो एक तरीके से तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए भी ये प्रेरणा है कि जब हम, जो लोग रिटायर हो गए हैं, वो अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य तय करें और उसकी तरफ बढ़ें और बाकी लोगों को भी प्रेरित करें। स्वयं तो ठीक है, स्वयं करना भी, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब दिव्य प्रकाश जी हैं तो वो हम सब लोगों को भी जानकारी दे रहे हैं। और आज जितना महत्वपूर्ण विषय है कमर और साइटिका दर्द, जो कि हर तीसरा आदमी जो बुजुर्ग है वो उससे प्रभावित दिखाई देता है। तो मैं कहूँगा कि इसको हम लोग ध्यान से सुने और स्वयं अपने जीवन में जो कर सकते हैं उसको भी हम लोग करें। आज मैं देख रहा था विद्यार्थी, विजय विद्यार्थी जी भी, जो नेचुरोपैथ हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर दिव्य प्रकाश जी हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे, उनका बहुत स्वागत है। हम सब लोग कॉपी पेन लेकर उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु वो बताएंगे, उसको नोट करें। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सभी को जय श्री राम। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आइए विषय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि जिन समस्याओं को हम बड़ी बड़ी बीमारियां समझ रहे हैं, वास्तव में बीमारियां है ही नहीं। इसे तो हम अव्यवस्था कह सकते हैं अपने जीवन की, अपने स्वास्थ्य को लेके। जो हम अव्यवस्थित जीवन शैली जी रहे हैं, ये उसका परिणाम है। अगर आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे, अंग्रेजी डॉक्टर से भी पूछेंगे या किसी आयुर्वेद के आचार्य से भी जानने का प्रयास करेंगे, तो वो भी यही बताएंगे कि ये बीमारियां नहीं, केवल डिसऑर्डर है। और जो डिसऑर्डर होते हैं, ये किसी भी दवाई से ठीक नहीं किए जा सकते। और भी चीजें हैं जिन्हें हम डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे कैंसर है, ये एक डिसऑर्डर है। जैसे थायराइड है, ये एक डिसऑर्डर है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, किडनी में स्टोन्स हैं,
शुगर है, डायबिटीज, ये सब क्या है? ये सभी डिसऑर्डर है। और डिसऑर्डर किसी भी दवाई से ठीक नहीं होते। डिसऑर्डर से जो समस्याएं आती हैं वो तभी हमारे जीवन से दूर हो सकती हैं जब हम अपनी लाइफ को फिर से ऑर्डर में ले आए। तो जितने भी हमारे शरीर में 90% जितने भी दर्द हमारे शरीर में होते हैं, केवल कमर दर्द ही नहीं, जितने भी दर्द हमारे शरीर में होते हैं, ये सभी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो आइए लाइफ स्टाइल को ठीक कर लेते हैं और ये दर्द अपने आप ठीक होने लगेंगे। दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपने भोजन में ही बदलाव करके इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उससे पहले जो ये दर्द होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इसे लॉजिकली समझ लेते हैं। अगर लॉजिक से समझ में आ गया तो उसका उपचार हम घर में कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम भोजन करते हैं हमारे शरीर में अंततः जो तीन चीजें हैं, वात पित्त कफ, ये बनती हैं। और हमारे आयुर्वेद में ये भी कहा गया कि जो तीन दोष होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, इसी के बिगड़ने से होते हैं। तो जब हम भोजन करते हैं या जो लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, इसे जीते समय वात पित्त कफ बनना तो चाहिए, परंतु नियंत्रित रूप से बनना चाहिए। अगर ये अनियंत्रित हो गया, इनमें से कुछ भी अनियंत्रित हो गया, तो उसी से संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब वात पित्त कफ अगर कुपित हो गया तो तीन तरह की बीमारियां, या फिर यूं कहूं तीन तरह के दर्द शरीर में बनते हैं। और जिसमें से 90% जो दर्द हमारे शरीर में बनते हैं वो वात के कुपित होने से बनते हैं। अगर आपने भोजन किया या जीवन शैली को गलत तरीके से जिया या गलत तरीके से भोजन किया और वात कुपित हो गई, यानी वायु का प्रवाह शरीर में बिगड़ गया, तो 90% दर्द शरीर में आएंगे ही आएंगे। जो 10% है वो पित्त और कफ के बिगड़ने से होते हैं। पर इसकी पहचान क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। तो आइए पहचान के लिए बता देता हूं। अगर हमने कुछ इस तरह से जीवन जिया कि हमारा पित्त बिगड़ गया है, तो जब भी हमारा पित्त बिगड़ता है, हमें शरीर के किसी पोर्शन में जलन की अनुभूति होती है। और अधिकांशतः पित्त बिगड़ने से पेट में जलन की अनुभूति होती है, पेट में दर्द होता है। और ये दर्द तीक्ष्ण होता है, और ये ऐसा दर्द होता है जिसमें जलन सी महसूस होती है, इस तरह का दर्द होता है। और यही पित्त, बिगड़ा हुआ पित्त, हमारी त्वचा पर आ जाता है। और जब त्वचा पर आता है तो त्वचा में दर्द होता है, त्वचा में फफोले टाइप इस तरह से कुछ ना कुछ दिखाई देने लगता है, में ऊपर उठता है, हमारी नसों के द्वारा आंखों तक आ जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारी आंखों से पानी भी आता है। तो जितने भी दर्द हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जो चुभन देते हैं, जो जलन देते हैं, ये पित्त के बिगड़ने से होते हैं। अब हमें पहचानना है कि हमारे शरीर में, आप पैरों को जमीन पर रख रहे हैं तो पैरों में किस तरह का दर्द हो रहा है, क्या कोई जलन हो रही है, चुभन हो रही है, तो समझ लीजिए पित्त बिगड़ा हुआ है। आपके शरीर की मांसपेशियों में कहीं भी अगर छूने से जलन हो रही है, तो समझ लीजिए पित्त बिगड़ा हुआ है। तो हमें पित्त को नियंत्रित करना है अगर पित्त बिगड़ा हुआ है। इसी तरह से जब हमारे शरीर में कफ बिगड़ता है, तो कफ के बिगड़ने से शरीर में जो दर्द होता है उसमें एक मीठा एहसास होता है। मतलब कि अगर किसी भी पोर्शन में दर्द है कफ के बिगड़ने से, और हम वहां पर अगर छू रहे हैं या दबाव डाल रहे हैं, तो एक मिठास का अनुभव होता है। वो दर्द कम मात्रा में जब होता है तो हमें अच्छा लगता है, मिठास होती है, मजा आता है उस दर्द में। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग शाम के समय दही वगैरह खा लेते हैं, तो अगले दिन जब उठते हैं तो कमर में, कंधों में बड़ा दर्द होता है। और जब अपनी बॉडी को हिलाते हैं तो थोड़ा सा आनंद भी आता है। तो जितने भी कफ वाले दर्द होते हैं, इसको छूने से, इस पर दबाने से, कमर में होता है ये दर्द, कंधों में होता है, हाथों पैरों में होता है, तो इसको दबाने से बड़ा अच्छा महसूस होता है। इसको छूते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। कभी कभी ये कफ जो है, बिगड़ा हुआ कफ सर की तरफ चला जाता है और सर में दर्द होता है। और सर की मस आपने देखा होगा कभी कभी जब सर में दर्द होता है तो सर दबाने से बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे दूर हो रहा है। इवन छूने से ही अच्छा लगता है।
तो जब भी कफ वाले दर्द शरीर में होते हैं तो उसका स्पर्श, शरीर के उस अंग पर किसी का स्पर्श अच्छा लगता है, मीठा दर्द होता है, ये कफ के बिगड़ने से होते हैं। तो आज इस क्लास में, क्योंकि केवल अगर मैं कमर दर्द लूं तो विषय छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने सारे ही दर्द, जितने भी दर्द होते हैं ये मैंने सारे यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। जो कफ के दर्द होते हैं, याद रखना, कई लोगों को मैंने ये देखा है कि उनके सर में दर्द है या कानों में दर्द है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब उन्हें कफ बनता है बदलते हुए मौसम में, तो उस कफ को शरीर में ही रखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हमें म्यूकस आ रहा है तो उसे बाहर नहीं फेंकते हैं, हम अंदर ही खींचते हैं, और ये अधिकतर छोटे बच्चों को अधिक होता है। छोटे बच्चों की जब नाक बहती है तो बार बार अंदर की तरफ ही खींचते रहते हैं। तो हमें बच्चों को एजुकेट करना है कि अगर कफ बन रहा है, बलगम आ रहा है, म्यूकस आ रही है, तो उसे बाहर ही फेंकना है, बाहर ही निकालना है। तो इस तरह के दर्द में इस तरह से आराम लेना है, और हमें जीवन शैली को इस तरह से बदलना है कि पित्त और हमारा कफ ना बिगड़े, क्योंकि इसके दर्द कम होते हैं, इसलिए बहुत अधिक इसमें चीजें नहीं हैं। फिर भी पित्त को शांत करने के लिए अनेकों चीजें होती हैं। जिसका पित्त बिगड़ा हुआ है उसे भोजन में गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, स्पेशली गर्मियों के समय में। हैवी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जो हमारी शरीर में गर्मी बढ़ाती हैं, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। और ठंडी चीजें जो शीतलता देती हैं, जैसे देसी घी हुआ, नारियल हुआ, मीठे फल हुए, इस तरह की चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। और जिन्हें कफ की समस्याएं होती हैं उन्हें विशेष रूप से खट्टी और ठंडी चीजों को निषिद्ध कर देना चाहिए। अजवाइन कफ के लिए औषधि है, गुड़ कफ के लिए औषधि है, शहद कफ के लिए औषधि है। तो इस तरह की चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो कफ वाले जो दर्द हैं शरीर में धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, जो वायु के बिगड़ने से दर्द होते हैं, और 90% लोगों को यही दर्द सबसे अधिक होते हैं वायु के बिगड़ने से। और ये दर्द बड़े ही पेनफुल होते हैं, हल्के फुल्के छूने से इनमें आराम नहीं मिलता, मन करता है कोई मसाज करे, अच्छी मसाज करे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आयुर्वेद में वात बिगड़ने से जो दर्द होते हैं इनकी रेमेडी ही मसाज है। तो जब हमारे शरीर की वायु बिगड़ती है, और वायु 5 तरह से शरीर में कुपित होती है, और उसमें भी जो मुख्य रूप से है वो है प्राण वायु जो ऊपर की तरफ उठती है, या फिर अपान वायु जो नीचे की तरफ जाती है। तो इनमें से कोई सी भी बिगड़ेगी तो उसी से संबंधित दर्द और समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अगर आपके कंधों में, कमर में दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी प्राण वायु बिगड़ रही है। और यही प्राण वायु जब बिगड़ते हुए और ऊपर जाती है, कंधों में, कम गर्दन में दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका की जो बीमारी है, सियाटिका, ये इसको बढ़ाती है। अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं, जिसे भी सियाटिका होता है, कि नस दब गई है, नस खिंच गई है। सच्चाई ये है कि जब शरीर की वायु बिगड़ती है तो वायु का एक गुण है शरीर को रूखा बना देना। आपने कपड़े धोकर जब बाहर तार पर सुखाते हैं तो कुछ ही देर में बहती हुई वायु उसे सुखा देती है। तो यही काम वह शरीर के साथ करती है। जब शरीर की वायु बिगड़ती है तो शरीर भीतर से रूखा होने लगता है। और ये याद रख लीजिए, हमारी लंबी आयु का राज है हमारे शरीर की प्राकृतिक स्निग्धता, आर्द्रता, चिकनाई, ये कम नहीं होनी चाहिए। और बिगड़ी हुई वायु सबसे पहला अटैक शरीर की प्राकृतिक स्निग्धता पे करती है। तो 4 तरह से शरीर की स्निग्धता समाप्त होती है। इन चीजों को समझ लीजिए। आपने अगर अपने शरीर की स्निग्धता को मेंटेन किया, क्योंकि वायु तो शरीर में बहेगी ही बहेगी, उसके बहने को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो बहेगी। कुछ हद तक बस बिगड़ने से रोक सकते हैं, पर वायु अपना कार्य तो करेगी, शरीर को भीतर से रूखा जरूर बनाएगी। तो किस तरह से ये वायु बिगड़ती है, शरीर को रूखा बनाती है और दर्द देती है, तो सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए।
जब हमारे शरीर की वायु बिगड़ती है और हमारे पेट पर से बिगड़ी हुई वायु हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतों पर अटैक करती है, सबसे पहला अटैक आंतों पे होता है। और जब आंतों पर बिगड़ी हुई वायु का अटैक होता है तो आंतें रूखी हो जाती हैं। और आयुर्वेद कहता है आंखें हमेशा ग्रिस्ट होनी चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए। अगर आपकी आंतें रूखी हो गई तो स्टूल पास नहीं होगा। अगर आंतें रूखी हो गई तो रूखी चीजें सिकुड़ने लगती है, आंतें टाइट होने लगेंगी, सिकुड़ने लगेंगी, और जब ये सिकुड़ेंगी तो आपका डाइजेशन पुअर होने लगेगा, और उसके बाद शरीर में एक नहीं सारे दर्द पैदा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा आधार क्या है? इंटेस्टाइन, आंतें ही हमारा आधार है। और आंतें अगर सही से काम नहीं करेंगी तो कौन सी बीमारी है जो नहीं होगी? सारी बीमारियां पैदा होंगी। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है? हमारी आंतों को हमेशा स्निग्ध रखना है। तो स्निग्ध रखने के लिए क्या क्या चीजें? सबसे अच्छी चीज है आंतों को स्निग्ध रखने के लिए आप सबसे पहले तो रिफाइंड ऑयल प्रयोग करना बंद कर दीजिए। वनस्पति घी, रिफाइंड ऑयल, ये सारी चीजें बंद कर दीजिए। आपको वो भोजन लेना है जिसमें प्राकृतिक स्निग्धता होती है, जैसे भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, जैसे नारियल, जैसे देसी घी, जैसे गाय का दूध, इनमें स्निग्धता होती है। तो इस तरह का भोजन आपको लेना है जिसमें ऑयल होता है, नेचुरल फैट होता है। इस तरह की चीजें आपको लेनी है। और रात को सोते समय अगर आप गर्म पानी में 2 चम्मच देसी घी लेकर सोते हैं, गाय का जो बिलोकर निकाला गया है, तो ये आंतों को कभी भी रूखा नहीं होने देगा। अगर आपकी आंतें रूखी होती हैं तो पाइल्स, कोलोन कैंसर, आंतों का कैंसर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा शरीर में, और लोअर बैक पेन, नी पेन, थाई पेन, पेट से नीचे के जितने पोर्शन हैं उसमें जितने भी दर्द होते हैं ये आंतों के रूखेपन के कारण होते हैं। मेरे पास अनेकों ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं हमारे घुटनों में दर्द है, महिलाएं कहती है थाइज में दर्द है। तो ये जितने भी दर्द हैं सब पेट की गड़बड़ी से होते हैं, क्योंकि पेट रूखा है, आंतें रूखी हैं। आपका डाइजेशन अगर परफेक्ट है, आंतें अगर बिल्कुल स्निग्ध है, तो नी पेन कभी नहीं होंगे, लोअर बैक पेन कभी नहीं होंगे। तो आंतों के गरिष्ठ होने पर हमें ध्यान देना है, और इसकी गरिष्ठता को, इसकी स्निग्धता को, ये दूर के ये स्निग्धता जाती कैसे है हमारे शरीर से, इसे भी समझ लीजिए। तो शरीर में किसी भी तरह के दर्द हो, हमेशा याद रखिए आपको अपना भोजन सूर्यास्त से पहले लेना है। शाम का भोजन, नियम तो सुबह के भी हैं पर विशिष्ट नियम है शाम का भोजन सूर्यास्त से अगर आप पहले लेंगे तो आपके पेट की स्निग्धता बनी रहेगी। ये सबसे बड़ा नियम है। रात को सोते समय 2 चम्मच घी का सेवन करना, स्निग्धता बनी रहेगी। इसके बाद दूसरे स्तर पर जो हमारे शरीर की स्निग्धता कम होती है वो होती है हमारे मांसपेशियों की स्निग्धता। कंधों की, शरीर की, कमर की, जहां भी हमारा मांस है वहां की स्निग्धता कम होती है, क्योंकि मांस भी चिकना होना चाहिए। हमारा जो मांसपेशियां हैं इसमें भी चिकनी चिकनापन होता है, स्निग्धता होती है, और जब ये चिकनापन कम होने लगता है, मांस हमारा सूखने लगता है, उसमें खिंचाव आने लगता है, तो दर्द पैदा होने लगते हैं। और आयुर्वेद कहता है मांसपेशियों के चिकनेपन को अगर बढ़ाना है तो हमेशा सप्ताह में कम से कम एक बार मसाज होनी चाहिए। वात दोष सबसे अधिक कहीं होते हैं तो मांस के रूखेपन के कारण होते हैं। इसलिए बुढ़ापे में जब जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी वायु बिगड़ती जाती है, मांस का रूखापन बढ़ता चला चला जाता है। तो हमेशा क्या करना है? मसाज जरूर करनी है। हर व्यक्ति को, इस मीटिंग से जुड़े हर व्यक्ति को ये नियम बना लेना चाहिए, कम से कम सप्ताह में एक बार तो करनी है। और बिल्कुल परफेक्ट रहना है तो 2 बार मसाज जरूर करनी है। और मसाज किस तेल से करनी है? उसी तेल से करनी है जिसका आप सेवन कर सकते हो। तो सेवन करने का तेल
और मसाज करने का तेल, हमेशा ये नियम है, एक ही होना चाहिए। अगर आप दोनों कार्यों के लिए अलग अलग तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा तेल न तो खाने योग्य होता है और ना ही सेवन करने योग्य होता है। तो उसी तेल से जिससे आप भोजन बनाते हैं, यानी कि पीली सरसों का तेल अमृतमय होता है। जब गर्मियां आती हैं तब आप नारियल के तेल से भी मसाज कर सकते हैं, और जब सर्दियां आती हैं तब आप तिल का तेल, जिसे तेल नहीं अमृत कहा गया, बादाम के तेल से भी मसाज कर सकते हैं। तो मसाज अगर आप शरीर में सप्ताह में कम से कम एक बार करेंगे तो हमारे जो जितने भी मस्कुलर पेन है ये अपने आप ठीक होने लगते हैं। कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से जो दर्द है हमारे मस्कुलर पेन, ये अपने आप धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तीसरे लेवल की जो स्निग्धता है इसे समझ लीजिए, ये अगर कम होती है, ये होती है हमारी नसों की स्निग्धता। नसें भी चिकनी होनी चाहिए। नसों की स्निग्धता जब कम होती है तब सियाटिका का पेन शुरू होता है, स्पॉन्डलाइटिस, और इस जितने भी नसों की समस्या, वेरिकोज वेन्स। अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसे पढ़कर मेरी मतलब आंखें ऐसी हो गई कि समझ नहीं आ रहा कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है। भारत में हर साल 1 करोड़ लोग वेरिकोज वेन्स की बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। विचार कीजिए, यानी कि हो सकता है अगला नंबर हमारा हो, अगर नहीं है किसी को तो। नसें जब रूखी हो जाती हैं, नसें जब स्निग्ध होती हैं, तो ये ब्लड के बहाव को एक दिशा में, हमारी नसों का यह गुण है कि बहाव, खून का बहाव नसों में एक दिशा में होता है, और जब तक ये स्निग्ध हैं एक दिशा में बहाव करेंगी। और जैसे ही इनकी स्निग्धता समाप्त होगी, इनके जो वाल्व है वो खराब हो जाएंगे। अब ब्लड आगे जाने के बजाय बीच बीच में पीछे भी आएगा, और पीछे आने का कोई रास्ता है नहीं, तो क्या करेगा, नसों को फुला देगा। ये क्यों होता है? जब नसों का चिकनापन खत्म हुआ और रूखी होने लगी, रूखी हुई तो उसके वाल्व खराब हुए, जो अपनी सरफेस है उसको छोड़ के बाहर की तरफ आने लगे। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के शरीर में नसें बाहर की तरफ उभरी होती हैं, और जिन्हें छुएंगे तो बड़ा दर्द होता है, चलने से दर्द होते हैं। वेरिकोज वेन्स, नसों की समस्याएं, माइग्रेन हुआ, नसों की समस्या, स्पॉन्डलाइटिस हुआ, नसों की समस्या, सियाटिका हुआ, नसों की समस्या। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे क्या कहेगा, नस दब गई है, यही तो बोलते हैं। उनके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है, कोई और एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। नस दब गई, आप पूछेंगे नस क्यों दब गई है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं ऐसा हो जाता है, बस इससे अलावा वो कुछ नहीं बोलते। याद रखना, नस कभी नहीं दबती, नस सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ी? क्योंकि उसकी स्निग्धता कम हो गई, और जिस चीज की भी चिकनाई आप कम करोगे वह सिकुड़ जाती है। सियाटिका हुआ, माइग्रेन हुआ, स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, दुनिया में इन बीमारियों की, नसों की बीमारियों की, वेरिकोज वेन्स हुआ, इनकी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। ये याद रख लीजिए, अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा बस इतना करता है कि आपके ब्लड को थोड़ा सा पतला कर देता है, तो ब्लड सही से नसों में बहने लगता है, दर्द में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, आप सोचते हैं आराम मिल गया, पर उससे अनेकों दूसरी समस्याएं शरीर में पैदा हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी नसों को स्निग्ध बना कर रखना है, और नसें की स्निग्धता हमारी पेट की स्निग्धता से जुड़ी हुई है। यानी कि अगर आपका पेट फ्रेश नहीं होता, आंतें रूखी हैं, तो हमारी नसें भी रूखी हो जाएंगी। पहला असर पेट पे होता है, दूसरा मांसपेशियों पर, तीसरा उसके बाद हमारी नसों पे होता है। तो क्या करना है, जिन्हें भी सियाटिका की समस्या या नसों के जितने भी दर्द हैं, इन लोगों को 2 समय, दिन में 2 समय खाली पेट गर्म पानी में घी का सेवन करना है। ये करना शुरू कर दीजिए। जब 2 समय खाली पेट आप देसी घी लेंगे तो वो सीधे हमारी नसों तक चला जाएगा। आप करके देखिए, आपको आराम मिलेगा। दूसरा, जो अभी अभी बहन जी ने आपको यहाँ पर व्यायाम करवाए हैं, बिल्कुल व्यायाम करते रहना है, पर व्यायाम कर
जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो शरीर में गर्मी पैदा होती है, जिससे फिर से रूखापन बढ़ता है। तो आयुर्वेद कहता है जब भी आप व्यायाम करें, हैवी चीजें करें, दौड़े भागें, जब भी कोई ऐसा काम करें, उसके बाद आपको गर्म पानी में घी का सेवन कर लेना चाहिए। इससे वो जो रूखापन शरीर में आया है उसे हम दूर कर सकते हैं। नारियल पानी भी ले सकते हैं। इसके बाद कुछ भी ऐसी चीज जो लिक्विड हो, उसमें घी मिला लीजिए, या कोई चिकनापन हो, या फिर मसाज कर लीजिए। कुछ थोड़ी देर बाद आराम करके फिर आप स्नान कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। हमारी नसों की समस्याओं से जो है ये दूर करने के तरीके हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों की उंगलियों में झंझनाहट होती है, झंझनाहट होती है, ये भी इन नसों की ही समस्या है। तो एक्सरसाइज, व्यायाम तो है ही, जो अभी दीपशिखा बहन जी ने बताई है, एक्सरसाइज तो आप लोगों को करनी है। जहां भी ब्लड, जब भी हमारी नसें रोकी होंगी तो डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। तो जितने भी व्यायाम होते हैं या जितनी भी योग थेरेपी होती हैं, ये इसी सिद्धांत पर चलती हैं कि उस स्थान पर जोर डाला जाए, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी देर के लिए रोक कर फिर छोड़ दिया जाए। जैसे एक नाली होती है, जब वो चौक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बहुत तेजी से उसमें बाल्टी से पानी डालते हैं, तो वो फ्लो होने लगती है। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो व्यायाम करना जरूरी है, पर टेम्परेरी आराम जरूर मिलेगा। उस स्थान पर जहां पर दर्द हो, थोड़ा सा प्रेशर डालना है, रोकना है ब्लड सर्कुलेशन को, और फिर छोड़ देना है। तो टेम्परेरी आराम तो मिलेगा। परमानेंटली आराम के लिए क्या करना है, उसकी नसों की स्निग्धता को मेंटेन करके रखना है। अब चौथे तरह के दर्द जो शरीर में होते हैं वात बिगड़ने से, वो होते हैं न्यूरोलॉजिकल पेन। यानी जैसे माइग्रेन हुआ, सर दर्द हुआ, ये भी हमारी सर के न्यूरॉन्स जो है, सर की जो नसें हैं, सर के न्यूरॉन्स हैं, इसके रूखेपन के कारण होते हैं। और एक विशेष रूप से जानकारी देना चाहूंगा, आपने सुना होगा कि बुढ़ापे में व्यक्ति सही सही निर्णय नहीं ले पाता, सोच नहीं पाता, इधर बात कर रहा है, विचार उधर के चल रहे हैं। बुढ़ापे में ऐसा आपने देखा होगा। हम अपने परिवार के लोगों के बारे में भी ऐसा कहते हैं कि भाई दादी नानी जो है ये अब ढंग से सुनती नहीं है, निर्णय लेने की क्षमताएं कम हो गई हैं। पर विचार कीजिए, क्या पहले समय में ऐसा होता था? 50 साल पहले, 100 साल पहले, जितना व्यक्ति हमारे समाज में वृद्ध होता चला जाता था, वह उतना ही अधिक सम्माननीय होता चला जाता था, अपनी विद्या के कारण, निर्णय लेने की क्षमताओं के कारण। आज अगर हम अपने बूढ़ों का सम्मान करते हैं तो केवल उनकी आयु के कारण करते हैं। उनसे लाभ सजेशन के रूप में, विचारों के रूप में, ज्ञान के रूप में कोई लाभ मिले, ऐसा नहीं हो पाता। 90 साल का व्यक्ति समाज को सही निर्णय, सही दिशा नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि उसके न्यूरॉन्स रूखे होते चले जा रहे हैं। और जब न्यूरॉन्स रूखे होते हैं तो इसे देसी भाषा में कहूं, आप बुरा मत मानना, देसी भाषा में कहूं तो बुद्धि सठिया जाती है। बुढ़ापे में लोग अक्सर सठिया जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ना सठियाएं कभी बुढ़ापे में, हमारी माँ, हमारे दादा दादी ना सठियाएं, तो बस उन्हें दो तरह की स्निग्धताएं रेगुलर देनी है। एक तो मसाज ऐसे लोगों के शरीर पर, सर पर हमेशा करनी है, शुद्ध तेल की। और रात को सोते समय घी जरूर देना है। गाय का दूध अमृतमय होता है न्यूरॉन्स की स्निग्धता को बढ़ाने के लिए, पर घी डालकर दिया जाना चाहिए। तो घी डालकर अगर आप किसी भी वृद्ध को, आप अगर रात को ये चीज देते हैं, पर शर्त यह है कि भोजन कम से कम 3-4 घंटे पहले होना चाहिए। तो जो रात को दूध पीने की परंपराएं हमारे यहाँ हुआ करती थी, वो इसीलिए होती थी ताकि बुद्धि सही से कार्य करे। बुद्धि की स्निग्धता को बढ़ाने के लिए हम रात को दूध पिया करते थे घी डाल के। अगर आप ऐसा करते हैं और नासिका में भी जो व्यक्ति सोते समय 2-2 बूंद घी डाल लेता है, या अच्छी क्वालिटी का शुद्ध तेल का भी सेवन नाक से करते हैं 2-2 बूंद, तो ऐसे लोगों की बुद्धि हमेशा विलक्षण बनी रहती है, सर दर्द कभी नहीं होते, मेमोरी हमेशा शार्प रहती है,
कभी भी दौरे नहीं आते, फिट्स नहीं आते। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को आ रहे हैं, क्योंकि स्निग्धता हम बच्चों को नहीं दे रहे। आपने पहले सुना होगा, जब बच्चे पैदा हुआ करते थे तो साल 2 साल तक हर रोज माता पिता उसकी मसाज किया करते थे। अब तो शुरू के 7-8 दिन मसाज होती है छोटे बच्चों की, उसके बाद कोई सोचता भी नहीं। और अगर कर भी रहा है कोई, तो किससे? डाबर लाल तेल से, जिसे आप खा नहीं सकते। और जिसे खा नहीं सकते उस तेल से मसाज करेंगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए जो मस्तिष्क की स्निग्धता आपको बढ़ानी है, वो शुद्ध तेल की मसाज करनी है, नासिका में डालना है, और शुद्ध घी का सेवन आपको करना है। तो सर से संबंधित जितने भी दर्द हैं, समस्याएं हैं, कभी नहीं होंगी। और 5वें लेवल की स्निग्धता होती है, वो त्वचा की होती है। त्वचा में झुर्रियां जो आती हैं, रूखापन बढ़ने के कारण आती है। तो आप चाहते हैं बुढ़ापा ना आए, धीरे धीरे आए, तो हमेशा शुद्ध घी का सेवन, नारियल अमृतमय है। नारियल का सेवन, प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं जिसमें स्निग्धता होती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स स्निग्धता होती है। परंतु एक गलती जो हम करते हैं, जिससे हमें प्राकृतिक स्निग्धता मिल नहीं पाती, हम ड्राई फ्रूट्स का सेवन ऐसे ही करने लगते हैं, रूखे ही। ऐसे नहीं करना है। ड्राई फ्रूट्स को कम से कम 8-10 घंटे भिगो कर, और बादाम हैं तो स्पेशली छिलका उतार कर, और दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं जो कठोर होते हैं, इनको अच्छी तरह रगड़ कर धोना है। जब हम किसी भी ड्राई फ्रूट्स को भिगोते हैं तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग आ जाती है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ केमिकल रिलीज करता है हर एक ड्राई फ्रूट्स। तो अच्छी तरह धोकर ही ड्राई फ्रूट्स को फिर इसका सेवन करना है। तो ये 5 तरह से शरीर की स्निग्धता को अगर हमने मेंटेन कर लिया, तो शरीर में किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा, धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो शरीर की स्निग्धता को दूर करती हैं, उसका उस वो आप समझ लीजिए, तो वो हमें लाभ देंगी कि हम स्निग्धता कम ना हो। जैसे अगर आपके शरीर में कभी भी दर्द है, तो एक नियम याद रखिए, आपको हैवी चीजें नहीं खानी। किसी भी भोजन को पचने में जितना लंबा समय लगता है, वह भोजन शरीर की स्निग्धता को उतना ही अधिक छीन लेता है। इसलिए किसी के भी शरीर में दर्द है तो वो याद रखिए, भैंस का दूध ना पिए। ऐसे लोगों को हमेशा सोयाबीन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखिए, अंडा और मांस खाने वालों को शरीर में बुढ़ापे में विशेष रूप से दर्द बने रहते हैं, दूर नहीं होते। हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, विमेन हॉर्लिक्स, ये सारी चीजें नहीं लेनी है, ये हमें शरीर में दर्द देती है। बासी भोजन हमेशा नसों की स्निग्धता को कम करता है। कभी भी बासी भोजन बुढ़ापे में कभी नहीं खाना। युवावस्था में तो डाइजेस्ट कर भी लेते हैं, बुढ़ापे में कभी नहीं खाना। भोजन बनने के 3 घंटे के भीतर आपको भोजन कर लेना चाहिए। 2 मसाले ऐसे हैं जो वायु को बिगड़ने से रोकते हैं, इसे नोट कर लीजिए और इसका सेवन आपको करना है। मेथी और कलौंजी हमेशा हर एक भोजन में डालना ही डालना है। आप दाल बना रहे हैं, हमेशा दाल के झाग निकालिए, उसके बाद मेथी या कलौंजी डालकर उसे बनाइए, और अन्न हमेशा घी डालकर ही खाना है। रूखा अन्न शरीर की स्निग्धता को दूर करता है। अगर आप बहुत हैवी चीज बाई चांस खानी बनानी पड़ रही है, तो हींग का सेवन जरूर कीजिए। हींग भी हमारी शरीर की वायु को नियंत्रित करता है। आप अनसीजनल फूड अगर खाते हैं, जैसे अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो आपको सर्दियों की ही सब्जी खानी है। इस समय आप लौकी खाएंगे, तोरी खाएंगे, टिंडे खाएंगे, या गर्मियां आएंगी और उस समय सर्दियों की सब्जियां खाएंगे, तो शरीर की वायु सबसे ज्यादा बिगड़ती है। तो इसलिए सीजनल सब्जियां आपको खानी है, और हैवी सब्जियां रात के समय नहीं खानी। ये नियम आप बना लीजिए। जो चीजें शरीर की स्निग्धता को मेंटेन करेंगी, दर्द को भी दूर करेंगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मसाला है जो खाना खाने के बाद हमें लेना चाहिए। आयुर्वेद का एक नियम है, शुरुआत हमेशा मीठे से करनी है। इस नियम को तोड़ना बंद करिए। तो गुड़ का सेवन सबसे पहले कीजिए। और आयुर्वेद का नियम है, भोजन का अंत करना है कसैली चीजों से।
तो गुड़ मीठा भी होता है और गुड़ कसैला भी होता है, तो गुड़ का सेवन भोजन के अंत में भी कर सकते हैं। परंतु एक मसाला जो भोजन के अंत में करने से शरीर की वायु नियंत्रित कर देता है, वह है सौंफ। तो एक नियम बना लीजिए, सौंफ का सेवन भोजन के अंत में करना ही करना है, और इस समय सर्दियां हैं तो गुड़ के साथ कीजिए, तो शरीर के दर्द अपने आप ही नियंत्रित होने लगते हैं। अब एक छोटा सा मुद्रा है, इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि इस मुद्रा से मैंने देखा है काफी लोगों को आराम मिला है। ये है वायु मुद्रा, आपको पता भी होगी, आपके योग प्रशिक्षक ने आपको बताया भी होगा। तो वायु मुद्रा ये मुद्रा होती है, पहली उंगली जो है इसको नीचे अंगूठे से दबाकर और बैठ जाना है। जब भी आप खाली बैठे हो बस इसी तरह आपको बैठना है। तो ये आपकी शरीर की वायु को नियंत्रित करती है। कई लोगों को इससे बड़ा आराम मिला है। दिन भर में 15-20 मिनट अगर आप इस मुद्रा में बैठते हैं तो वायु को नियंत्रित किया जा सकता है। और अंतिम बिंदु जो आपको बताने जा रहा हूं, वो अंतिम बिंदु जो हर बीमारी का इलाज है, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो है योग दर्शन में वर्णित प्राणायाम, जो असली और वास्तविक प्राणायाम है। अगर आप बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम करते हैं तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं कि कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। दुनिया की हर बीमारी को, हर समस्या को ठीक किया जा सकता है अगर आप 10-10 बार बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम आप करते हैं। ये आज का विषय था, बहुत संक्षिप्त में मैंने बताने का प्रयास किया है। किसी भी सदस्य के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा हमारा एक क्वेश्चन और भी था जो पिछली बार भी हमारा, ये बाह्य और अभ्यंतर प्राणायाम को थोड़ा सा आप एक बार डेमो दे दें तो हम लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, मैं चाहता हूँ एकदम से इस तरह से डेमो ना देके एक व्यवस्थित क्लास बना लेते हैं और उसमें मैं आपको ये सारी चीजें व्यवस्थित रूप से करवाऊंगा। ठीक है, ठीक अगर है। ऐसा आप हम, कर तो हाँ उसमें ऐसा भी हो केवल सकता प्राणायाम ही नहीं, है। हम्म। यम नियम से लेके प्रत्याहार, धारण, ये सारी चीजें उसमें करते हैं। सुबह सुबह मेरी क्लास होती भी है, या तो आप उस एग्जिस्टिंग क्लास से जुड़ सकते हैं या इसी क्लास में, जैसा जैसा भी आपको उचित लगे, पर उस पूरी व्यवस्था को करने में 1 घंटा हो लगता है। ठीक है। तो उसमें मैं आपको व्यायाम नहीं करवाऊंगा, उस समय सिर्फ प्राणायाम पे हम अधिक फोकस करेंगे, और उसके बाद थोड़ी एकाग्रता को बढ़ाने के सिद्धांत और जो योग दर्शन में धारणा के सिद्धांत हैं उन पर हम कार्य करेंगे। अगर आप सहमत हो तो कर सकते हैं। जी जी जी, पूरी क्लास हम करा सकते हैं एक दिन। जी। और किसी का कोई एक प्रश्न क्वेश्चन? मेरा है। जी। दीपक प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सौभाग्य था, मैं इनके दर्शन करके भी आया हरिद्वार में। जिनको हार्ट जी प्रॉब्लम है, जी। क्या उनको भी ये घी का सेवन करना चाहिए, हार्ट प्रॉब्लम वालों को? वास्तव में हार्ट को ताकत मिलती ही शुद्ध घी और शुद्ध तेल से है। आयुर्वेद में वर्णित है, हार्ट कमजोर तभी होगा जब वो रूखा होने लगेगा, और स्निग्धता मिलती है तेल और घी से। जब तक हमारे पूर्वज शुद्ध तेल खाया करते थे, शुद्ध घी का सेवन करते थे, हार्ट किसी का कमजोर नहीं था। तो अगर इस मीटिंग में किसी को भी हार्ट की समस्या है, बस 2 नियम अपनाने हैं डॉक्टर साहब। शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले करना है, और सोते समय गर्म पानी में 2 चम्मच घी का सेवन करना है। नाभि में तेल डाल लेना है। गारंटी देता हूं 2 महीने में किसी का भी हार्ट कमजोर हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, करके देख लीजिए। हार्ट की ताकत ही घी है। हाँ, वो घी डॉ- नहीं जो बाजार में मिल रहा है, वो घी नहीं, असली घी होना चाहिए बस। डॉक्टर विमल छाजेड़ जो हैं, वो जी। बहुत क्लासे लेते हैं, और वो बिना घी का बताते हैं कि बिना घी का हलवा बनाना है, बिना घी का बनाना है। वो तो घी को मना, बिल्कुल मना करते हैं, और ये कहानी उल्टी हो रही है। एक्चुअली जो घी पर रिसर्च हुई है डॉक्टर साहब, वो घी पर हुई नहीं, वो बटर ऑयल पर हुई है। तो बटर ऑयल अगर मेरे सामने हो तो मैं उसे मना करूंगा कि बटर ऑयल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। दुनिया में रिसर्च शुद्ध घी पे हुई नहीं। अगर हो जाए तो याद रखना, सारे डॉक्टर घी खिलाना शुरू कर देंगे। तो घी पर रिसर्च ही नहीं हुई आज तक। अगर घी अमृत नहीं होता तो आप खुद सोचिए, भारत में हमारे ऋषियों ने क्यों घी को अमृत कहा होता। तो रिसर्च तो हुई है, पर ऋषियों ने की है।
अब ऋषियों की रिसर्च को डॉक्टर मानते नहीं। हम प्रैक्टिकली इलाज कर रहे हैं, उसी से उपचार कर रहे हैं। और फिर भी मैं कहता हूं, अगर डर लग रहा हो तो 15 दिन सेवन कर लीजिए बस, डर डर के। 15 दिन में इतने परिणाम मिल जाएंगे कि डर निकल जाएगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी नमस्कार। बताइए। वर्मा जी बोले, मैं वर्मा। भिवानी से। हाँ जी नमस्कार जोशी जी। जी जी, कहिए कहिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही, आ रही। मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि समय बहुत परिवर्तित हो गया है और आयुर्वेद के सिद्धांत हमें एज इट इज अभी भी लागू करने चाहिए या उनको परिवर्तन के अनुसार चेंज कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, पहले जमाने में मीठा पहले खाते थे। मैंने देखा है बचपन में कि विवाह शादियों में पत्तल में पहले लड्डू, इमरती, जो भी मीठा था वो आता था, या हलवा होता था वो आता था, या खांड चावल जो थे वो आते थे और वही खाते थे। लेकिन आज जो है, विज्ञान ये कहता है कि जैसे ही मीठा खाओगे, अगर आपका पेट खाली है तो वो इमीडिएटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपके ब्लड लेवल में शुगर का लेवल बढ़ा देगा। इससे पहले वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आप पहले सब्जी खाइए, सलाद खाइए, फिर प्रोटीन खाइए और अंत में मीठा खाइए। इन दो बातों में बड़ा भेद है और दोनों बातें मेरे को परेशान करती है कि कौन सी मैं सही और बता कौन देता सी हूँ गलत। मैं प्लीज। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सभी ध्यान से समझिए। जो आयुर्वेद में सूत्र दिए हुए हैं, ये आयुर्वेद अपने आप में कोई सेपरेट ग्रंथ नहीं है। आयुर्वेद वेदों का ही एक हिस्सा है। और हम सब सनातन धर्मी हैं, तो कम से कम इतनी मेरी अपेक्षा है कि आप इतना तो जानते होंगे कि वेदों में जो सिद्धांत दिए हुए हैं, ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। ये संसार में किसी भी अवस्था में अपरिवर्तनशील है। इसका मतलब ये है कि जब हम पुराने समय में भी हमारी शरीर की संरचना यही हुआ करती थी जो आज है। तो जो ऋषियों ने सिद्धांत बताए, ऋषियों ने सिद्धांत कैसे बताए? वो समाधि अवस्था में गए, परम पिता परमात्मा की चेतना से अपनी चेतना को जोड़ा, और परमात्मा ने सिद्धांत हमें दिए और ऋषियों ने हमें बता दिए। पर जो आजकल डॉक्टर हमें बताते हैं सिद्धांत, ये ठीक ऐसे हैं जैसे एडिसन ने बल्ब की खोज की। 200 बार उसने हिट एंड ट्रायल किया। एक बार उसने ये चीज लगाई, लोहा लगाया, तांबा लगाया, पीतल लगाया, ये लगाया, वो लगाया, तब जाके गलती से जब टंगस्टन लगाया तो बल्ब बन गया। तो जो डॉक्टर हमें सिखा रहे हैं, याद रखना, ये वैसा ही है जैसा 40 साल पहले हमें बताया गया था कि डालडा खाना चाहिए, ये देसी घी का विकल्प है। जब हजारों लोग मर गए, तब एकदम से वो कंपनी बंद हो गई। तो ये सिद्धांत जो डॉक्टर बता रहे हैं, ये आएंगे, ये दो चार बीमारियां ठीक करेंगे, और फिर जब भयंकर बीमारियां आएंगी तो गायब हो जाएंगे, फिर नया सिद्धांत आएगा। तो जो डॉक्टर आजकल बता रहे हैं, ये हिट एंड ट्रायल है। वो रिसर्च उसी तरह से करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमें राइस ब्रैन ऑयल खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि उसमें ओमेगा 3 है। तो उसने रिसर्च क्या करी? उसने ओमेगा 3 पर ही रिसर्च की। उसने ये नहीं बताया कि इसमें क्या चीजें ऐसी भी हैं जो हानिकारक हैं। तो हमेशा आजकल जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो रिसर्च हो रही है, वो इस बात पर हो रही है कि किस तरह से मार्केटिंग की जा सके, गलत चीजों को भी बेचा जा सके। तो इसलिए इन चीजों को जो हमारे ऋषियों ने बताई हैं, इनका सर, पालन आपकी कीजिए। आपकी ये सारी शुरुआत। बातें डॉक्टर साहब, आपकी आपकी ये सारी बातें सही मानता हूं मैं। लेकिन पुराने समय का व्यक्ति बदल गया है। पहले तो हम मेहनत करते थे, बहुत काम करते थे, हाथों से शरीर से चलना फिरना होता था। आज वो मेहनत हो उस नहीं पा रही मात्रा है। में उस मात्रा में मीठे का सेवन कम कर लीजिए। हाँ, उस ठीक है मात्रा में मैं बस। कह रहा हूँ कि हम अगर अगर हम उन्हीं और सिद्धांतों शुरुआत का मीठे पालन से ही करते होनी रहेंगे चाहिए। तो हम तकलीफ में आ जाएंगे। हमें आज की शरीर। परिस्थितियों के अनुसार ही आयुर्वेद को परिवर्तित करके आप देखना चाहिए और प्रयोग करना आप चाहिए। जो मीठे की बात हुई है, वो प्राकृतिक मीठे की बात हुई है। और प्राकृतिक मीठा खाने से कभी शुगर का लेवल नहीं बढ़ता। आप गुड़ से शुरुआत कीजिए। जो प्राकृतिक गुड़ है, फल है, इनसे शुरुआत कीजिए। जो लाल रंग की मिश्री होती है, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस मिश्री से शुरुआत कीजिए। ये मिश्री कभी डायबिटीज को नहीं बढ़ाएगी। तो संरचना नहीं बदली है मनुष्य की। और आप कहें कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो भाई उस मात्रा में भोजन थोड़ा सा और कम कर दीजिए बस।
पर संरचना वही है। शुरुआत तो मीठे से ही होगी, अंत कसैले से ही होगा, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। अन्य कोई प्रश्न? जी डॉक्टर साहब, जैसे आज का विषय था कमर दर्द और साइटिका, और आपने जी कुछ बातें बताई। आपका मुख्य जो स्निग्धता पर जो है ना, आपने जैसे फोकस किया। जी तो अगर जो कमर दर्द और साइटिका के बारे में सुनना चाहते हैं, आप अगर कोई 3 बिंदु उनको बताएं कि ये चीजें करनी है, क्योंकि कई लोग उसको सुनने के लिए, तो जो आपने बताया है उसी में से भी आप उसको कर सकते हैं। जी दूसरी जी बात ये है कि अभी इसमें कई डॉक्टर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने इस रिसर्च को कोट किया है कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो मनुष्य के लिए हानिकारक है। और जी आज ये काफी साइंस में आपने देखा, अमेरिका में भी ऐसे हो गया कि वो पूछा जाता है कि कौन दूध की चीजें लेता है या नहीं लेता है। तो वो अपने आप में ही एक वर्ग बन गया है जो कि दूध से जुड़ी चीजें नहीं लेता है, और वो कहता है कि स्वास्थ्य के लिए। तो ये 2 विषय हैं। एक तो आप कुछ 3 बिंदु कम से कम ऐसे अगर बता जी सके जो कमर दर्द और साइटिका वालों को करना चाहिए, और ये जो मिल्क प्रोडक्ट वाला जो विषय जो इस समय इतना व्यापक हो चुका है उसके बारे में। जी। देखिए, सबसे पहली सिद्धांत दूध के बारे में मैंने भी यहाँ पर एक बताया था कि दूध का सेवन नहीं करना। पर किस किस दूध का नहीं करना? उस दूध का नहीं करना जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और दुनिया में ऐसा दूध जिसे मनुष्य डाइजेस्ट नहीं कर सकता वह कौन सा है? भैंस का दूध है, वह जर्सी गायों का दूध है, और वह वो दूध है जिस पर दुनिया में रिसर्च हुई। वो कौन सा दूध? पैकेट वाला दूध। पैकेट वाले दूध में मेलामाइन नाम का एक प्लास्टिक मिला होता है। इसे आप खोज कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा। साउथ इंडिया में एक मूवी बन चुकी है इसी के ऊपर कि हम जो पैकेट वाला दूध पी रहे हैं इसमें कितने केमिकल्स हैं। अब जो डॉक्टर रिसर्च करते हैं वो वास्तव में इन दूध पर करते हैं, उन्होंने कभी देसी गाय के दूध पर रिसर्च की ही नहीं। एक किताब है जिस जो देसी गाय के दूध पर रिसर्च की है और नीदरलैंड के डॉक्टर ने की है, इसका नाम है डेविल इन द मिल्क। उसने बताया कि जर्सी गाय के दूध में जहर होता है और देसी गाय के दूध में अमृत होता है। तो देसी गाय का दूध प्राकृतिक स्निग्धता देता है, इस पर रिसर्च नहीं हुई, इसलिए डॉक्टर कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना। रिसर्च बटर ऑयल पर हुई है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं घी नहीं लेना। अगर रिसर्च देसी चीजों पर होती तो सारी दुनिया को यह पता होता। आयुर्वेद ये कहता है कि जो लोग गाय का दूध पीते हैं और जो लोग गाय का घी खाते हैं भिगोकर निकाला गया, उनके जीवन में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए पहली चीज, दूध से, डेयरी प्रोडक्ट से घबराए नहीं, केवल शुद्ध प्राप्त हो। अगर शुद्ध नहीं है तो डेफिनेटली बंद कर दे, क्योंकि आप अशुद्ध लेंगे तो वो तो शरीर की स्निग्धता को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। एक और सियाटिका को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जो अभी भी मुझे ध्यान आया है, इसे भी समझ लीजिए। अगर हम स्निग्ध चीजें नहीं ले रहे हैं और शरीर भीतर से रूखा है और उस पर हम अपनी सियाटिका नस जो है ये इस तरह से शरीर के पीछे से होती हुई नीचे को जाती है, तो अगर हम शरीर का अलाइनमेंट सीधा ना रख के थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं और नस है रूखी, तो सियाटिका का दर्द एकदम से रिफ्लेक्ट होने लगता है। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है अपना वॉलेट पीछे रखने की और वैसे ही बैठ जाने की। मैंने खुद 20 साल जॉब की और अपना वॉलेट पीछे ही रखता था और ऐसे ही चेयर पर बैठता था, तो इससे शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। या फिर महिलाओं को आदत होती है जब वो बैठती हैं कुर्सी पर तो हमेशा एक पैर को नीचे रखेंगी और दूसरे को ऊपर करके बैठेंगी, तो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए सीधा बैठना होता है, और अगर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखना पड़ रहा है तो उसे हर अंतराल पर, कुछ अंतराल पर चेंज करते रहना है। अगर एक पैर हमेशा ही ऊपर रहेगा और दूसरा नीचे रहेगा तो इसका जोर सियाटिका नस पर पड़ता है, और नस रूखी है तो दर्द अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो बैठने के, चलने के, सोने के हर एक पोस्चर पर हमें ध्यान रखना है। शरीर में एक विशिष्ट स्थान पर ऐसा ना हो कि जोर अधिक पड़ रहा है हमेशा और एक विशिष्ट स्थान पर कम पड़ रहा है। तो ये 2 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमें ध्यान रखना है।
मेरे ख्याल से ये दो बिंदु का आप पालन कीजिए। और रही बात घी के सेवन की या दूध के सेवन की, तो इसकी मैं गारंटी देता हूं, जिसे भी सियाटिका का दर्द हो वो रात को देसी गाय का दूध अगर उपलब्ध है, देसी का ही होना चाहिए, 2 चम्मच घी मिलाकर लेना शुरू कर दे, अपने आप महीने 2 महीने में दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने किए हैं लोगों के ठीक। जी डॉक्टर साहब, मैं कर्नल पांडे। सियाटिका की बात हो रही थी। सियाटिका को आपने बोला कि ये घी से ट्रीट होगा। मैंने घी का सेवन किया था, ये आपसे ही मंगाया था, आपको जी याद होगा। जी और जी। मैंने किया था, थोड़ा आराम तो मिला बट नॉट फुली। थोड़ा आई मीन साइकोलॉजिकल हेल्थ से कि थोड़ा आराम था, बट इस समय आई एम गोइंग थ्रू अ बैड पैच। हमने काफी ट्रीटमेंट तकरीबन 1 साल तक किए हैं, आरआर में किए हैं, अभी लखनऊ में भी कर रहे हैं, लेकिन जो है हमको रिलीफ नहीं मिल रहा है। एक तो ये है, शायद हम आपको से बाद में भी बात कर लेंगे ना। और रह गई बात घी, देसी घी और नारियल, इन दोनों का डिफरेंस हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल ये चल रहा है कि अगर नारियल का तेल जो है उसका सेवन करें, बिकॉज देसी घी में या किसी में भी उसकी प्योरिटी आजकल बड़ी चैलेंज हो रही है, लेकिन नारियल वाला शायद चैलेंज ना हो। तो उसका बिल्कुल। हम डिफरेंस जानना चाहेंगे आप। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, नारियल एक अल्टरनेटिव है। तो आयुर्वेद में भी नारियल को बताया गया है नेचुरल स्निग्धता बढ़ाने के लिए नारियल का सेवन, नारियल के ऑयल का सेवन। और मैं लोगों को बोलता भी हूँ, जहाँ पर आप देसी घी उपलब्ध नहीं है वहाँ के लोगों को नारियल का तेल अपनी डाइट में सम्मिलित कर लेना चाहिए। और इसमें जो रिजल्ट है वो थोड़ा लंबे समय बाद मिलते हैं, जब आप अपने तेल और घी को बदलते हैं। दूसरा, जब भी हम लेट भोजन करते हैं तो स्निग्धता कम होती है। जब हम टमाटर का सेवन, नींबू का सेवन, खट्टी चीजों का सेवन अधिक करते हैं तो हमेशा ये चीजें शरीर की स्निग्धता को कम करती हैं। और ठंडी चीजें और खट्टी चीजें सियाटिका के पेन को बढ़ाती हैं, तो हमें इस पर भी ध्यान देना है। शाम का भोजन जल्दी ही करना है। आप कितने बजे करते हैं पांडे जी? मैं आजकल 7:30 इन द इवनिंग। तो आप 2.5 घंटा लेट हैं, तो घी को दोष देना उचित नहीं है। 5 बजे आपको भोजन कर लेना है। और रात 9 बजे आप गर्म पानी के साथ या गर्म गाय के दूध के साथ 2 चम्मच घी लेना शुरू कीजिए। एक नहीं, अनेकों प्रॉब्लम दूर होने लगेंगी। अभी अभी सिद्धू जी का वीडियो आया है, सर्कुलेट हो रहा है। उन्होंने भी यही कहा कि सूर्यास्त से पहले पहले भोजन उन्होंने दिया अपनी पत्नी को, और 40 दिन में कैंसर ठीक हो गया। तो जब कैंसर ठीक हो सकता है तो सियाटिका क्या चीज है? आजकल मोरिंगा की बड़ी बात हो रही है, सहजन की, उसके ऊपर थोड़ा न्यूट्रिशियस आपका। वैल्यू बहुत अधिक है। न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत अधिक है। तो उसे ले सकते हैं, पर वो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं है, वो एक न्यूट्रिशियस प्लांट है, वो एक फूड है। तो ऐसा नहीं है कि मोरिंगा लेने से ये पर्टिकुलर बीमारी ठीक होगी। हाँ, लेते रहना चाहिए, जब भी मोरिंगा उपलब्ध हो लेना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अन्य कोई डॉक्टर साहब, एक प्रश्न? बात और पूछनी है आपसे। आपने अभी बताया था स्निग्धता की कमी के कारण मेंटल न्यूरॉन जो है वो जी टूटते हैं और वो सठिया जाते हैं। ये बात सही है। मेंटल न्यूरॉन जो है, न्यूरो कनेक्शन जो है वो ट्यूबिंग, होलो ट्यूबिंग से होते हैं। और जी। होलो ट्यूबिंग के कारण क्लैप्स होती है वो, बड़ी हुई एज के कारण। वो ह्यूमिक एसिड जो कि शिलाजीत में होता है, अगर उसको लेते हैं तो वो ट्यूबिंग जो है कोलप्स नहीं होगी और मेंटल अलर्टनेस और माइंड के न्यूरॉन कनेक्शन जो है वो अलाइव रहेंगे। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही सठियाने की कहा। बात फिर वहां पर खत्म हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो शिलाजीत का ये कार्य है मस्तिष्क को ताकत देना, और शिलाजीत का जो प्रोमिनेंट कार्य है वो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देना। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो यहाँ तक ब्लड जाएगा तो आराम मिलेगा, पर वो आराम कैसा होगा? टेम्परेरी। तो टेम्परेरी आराम है, लेना चाहिए, बुढ़ापे में शिलाजीत लेनी चाहिए। परंतु आयुर्वेद क्या कहता है बुढ़ापे के लिए? आयुर्वेद आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आयुर्वेद कहता है बुढ़ापे की जो एक औषधि है, जिसके लिए कोई इफ एंड बट नहीं है, वो एक है प्राकृतिक नेचुरल घी। घी लेना शुरू कीजिए। बिल्कुल। सही है। जैसे मैं ब्रह्मी, स्वयं भी। ब्रह्मी है, टेम्परेरी है। शिलाजीत है, टेम्परेरी है। अश्वगंधा है, टेम्परेरी है। पर घी क्या है? घी परमानेंट है।
तो मैं जो है सुबह सुबह जी गर्म पानी में 1 चम्मच गिर गाय का घी, गिलोया हुआ घी जी होता है, जी। मैं वो लेता हूँ। अर्ली जी मॉर्निंग लेता हूँ उठते ही। तो क्या ये ठीक है या रात को ही लेना बिल चाहिए? बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। दवाई लेने के दो तरीके हैं, दोनों में अंतर समझा देता हूं। जब भी आप कोई भी औषधि सुबह के समय लेंगे खाली पेट, तो ये क्या करेगी, ये शरीर को पोषण देगी। ये शरीर को पोषण देती है, ताकत देती है। पर वही दवाई अगर रात के समय देते हैं आप, तो वो पोषण के साथ साथ शरीर को क्लीन भी करती है। शरीर की नसों तक जाकर, बहकर नसों तक, अंतिम सेल्स तक पहुंचती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह के साथ आप खाली पेट घी ले रहे हैं तो ताकत भी मिलेगी, और रात को ले रहे हैं तो ये शरीर को क्लीन करेगा। तो थोड़ा सा रोल चेंज हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लें, पर दोनों समय लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक। सर अभी रात मतलब मुझे साइटिका वगैरह कुछ नहीं है, मगर मुझे आदत है कि रात सोते टाइम राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग लेके सोती हूँ, तो ये रॉन्ग है क्या? आदत चेंज करनी चाहिए? बिल्कुल, बारी बारी से अगर करना है तो वेल एंड गुड। और अगर आपकी आदत है कि हमेशा राइट पैर ही ऊपर रहेगा, तो वो हाँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर अच्छा। आपको आदत को बदलना चाहिए, हाँ मतलब हाँ। हमें हमेशा लेफ्ट करवट सोना चाहिए, हम्म। है ना। हम्म। अब ऐसा नहीं कि अच्छा। आप सीधे सो रहे हो और राइट पैर हम्म। लेफ्ट के ऊपर है। हाँ, और तो मैं ऐसा, राइट साइड में एक साइड में सोती हूँ, एक साइड। हाँ वो राइट। अच्छी चीज है कि करवट किस साइड लेती हैं आप। हाँ, करवट करवट राइट साइड, और राइट नहीं, साइड लेग के ऊपर लेफ्ट लेग। राइट साइड करवट नहीं लेनी है। आयुर्वेद का अच्छा नियम है अच्छा। हमेशा बाईं करवट सोना है, क्योंकि अच्छा बाईं अच्छा। साइड में हार्ट होता है, बाईं साइड में हाँ हमारी हाँ। अमाशय होती है। तो हम्म। ये बाएं साइड ही सोना है। सोना है। थैंक यू सर। बीच में थोड़ी देर के लिए बदल सकते हैं, पर अगर हम्म। 8 घंटे की नींद है तो उसमें से हम्म। 7 घंटे बाईं करवट ही सोना हाँ, है। वैसी आदत करनी चाहिए। करेक्ट, थैंक यू सर। जी और टाइम ले लिया हमने आपका, आधा घंटा कह रहे थे जी, आप। कोई नहीं जी। किसी को कोई और क्वेश्चन है? हाँ, मुझे पूछना था। जी 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 जी। एक्चुअली ये लेफ्ट साइड मेरे को पेन रहता है कंधे में, मेरे को भी सर्वाइकल है मेरे, मतलब गर्दन में। लेफ्ट राइट जब भी मैं मोड़ती हूँ तो मेरी हड्डियां गर्दन की बहुत ज्यादा बचती हैं, और उसकी वजह से कभी कभी मुझे ऐसे लगता है सर माथा सुन्न हो गया, क्योंकि मुझे लगता है मेरा ऊपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा पा रहा है। हाँ, तो आपको समस्या का समाधान भी पता है, समस्या का कारण भी पता है। अभी अभी मैंने बताया, ब्लड सर्कुलेशन क्यों नहीं जा रहा है ऊपर, क्योंकि जो हमारी नसें हैं ये रूखी हो गई हैं, इनमें ब्लॉकेज आ गए हैं। तो आपको क्या करना होगा, दो चीजें करनी है। एक तो गर्दन की इस लेवल की हल्के हाथों से, जोर नहीं डालना है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। जो हमारा ऑयल होता है ना, पीली सरसों का ऑयल ऑयल, इसे हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके नसों तक पहुंचाती है, और मांसपेशियों तक। और मांसपेशियों के भीतर ही नसें होती हैं, तो नसों को स्निग्धता मसाज से मिलती है। तो हर 1-2 दिन छोड़ के अपनी मसाज करनी शुरू करें। दूसरा, खट्टी और ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद, या यूं कहूं दोपहर के बाद से ही खट्टी और ठंडी चीजें तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, और ठंडी तो खानी ही नहीं चाहिए। और शाम के भोजन में भूल से भी न तो टमाटर ले, ना फ्रूट्स ले, ना सैलेड ले, ना दही, ना छाछ। तो इससे भी आपको आराम मिलेगा। रात को सोते समय गर्म पानी में 2 चम्मच घी लेना शुरू कीजिए, आपको बहुत अधिक आराम मिलेगा। और जो मेथी दाना है, जो कलौंजी है, और खाना खाने के बाद सौंफ है, ये जो चीजें मैंने आज बताई हैं ये कीजिए, इनसे आपको बड़ा आराम मिलेगा। नसें रूखी हो गई हैं बस, इसलिए वो सिकुड़ गई हैं, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नहीं जा पा रहा है। और जो योग होता है, व्यायाम होते हैं, ये भी आप कीजिए, अभ्यास कीजिए धीरे धीरे। बस इसमें क्या होता है, गर्दन को तेजी से घुमाना नहीं होता है। तो ये जो तेजी से मूवमेंट होती हैं ये अंग्रेजी एक्सरसाइज होती हैं, पर भारत की जो मुद्रा व्यायाम है इसमें एक पोजीशन में बने रहना होता है। तो जैसे आप जहां भी आपको करने से पेन हो, उस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए बने रहिए बस, और फिर धीरे से रिलैक्स होके वापस आइए।
तो बहुत सारे व्यायाम हैं इस चीज को लेके। आपको दीपशिखा जी आपकी इसमें सहायता करेंगी। बस तेजी से गर्दन को हिलाना नहीं है, धीरे धीरे मूवमेंट करनी है। अन्य कोई प्रश्न? जवाहर सर। क्या अभी आपने बताया जी। क्या अभी आपने बताया कि दीप जी, शाम को एक फल नहीं खाना एक सवाल था मेरा। जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है कि भोजन सूर्यास्त के पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक लोग हैं वो शाम को हम्म। हम खाते हैं तो हमें तो 9 बजे फिर बहुत भूख लग जाती है, तो उसका क्या उपाय है फिर? जी जी। उसी लिए आयुर्वेद ने दो चीजें बताई हैं। पहली, अगर रात में भूख लगती है तो एक ही चीज है जिसका सेवन कर सकते हैं, गाय का दूध। अगर गाय का दूध उपलब्ध नहीं है तो आयुर्वेद दूसरी चीज बताता है। क्या? स्पेशली जो लोग 40 से ऊपर हैं, आपने सुना भी होगा भोगी 2 बार खाता है और योगी 1 बार खाता है। तो आपको अपने शरीर की आदत को बदलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे इसमें समस्या आएगी, क्योंकि मुझे भी समस्या आई थी। मैंने पिछले 5 सालों से 1 बार ही भोजन कर रहा हूँ। 15 दिन समस्या आती है। वो जो रात में भूख लग रही है ना, वो परेशान करती है। तो अगर भूख लग जाए रात में, तो कोशिश कीजिए कोई भी ऐसी चीज जो अल्कलाइन नेचर की हो, खट्टी ना हो। जैसे खीर हो गई, जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई, जैसे केवल सब्जी या बिना खट्टी चीजों का सूप हो गया। ऐसी चीज आप ले लीजिए। और भूख से बहुत कम, बस इतनी कि वो जो दर्द हो रहा है, भूख जो हमारे भीतर आग पैदा कर रही है, बस वो शांत हो जाए और फिर आप सो जाइए। धीरे 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 आपको अभ्यास करना है। और 15 दिन लगेंगे, रात को भूख लगनी ही बंद हो जाएगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप अगर रात को खाओगे तो नींद नहीं आएगी। नींद ही तब आएगी जब खाली पेट हो, जैसा मेरे साथ होता है। मैं रात को अगर खा लिया कुछ बाई चांस, तो नींद नहीं आती उस रात। तो यही हमारी प्राकृतिक शरीर है, शरीर का विज्ञान ही है। सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना है। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। अभ्यास से आपको सिद्धि प्राप्त होगी और भूखे पेट आपको नींद आने लगेगी। उससे अनेकों बीमारियां ठीक होने लगेंगी। जी फिर भी धन्यवाद। डॉक्टर साहब गाय मुझे का आपने दूध शायद पिया। कुछ बताया है दिव्य प्रकाश जी, जी। शायद आपने अभी ऐसा ऐसा बोला कुछ कि शाम को फल नहीं खाने, ऐसा कुछ है? हाँ जी, शाम को फल नहीं खाने, सलाद नहीं खाना। क्योंकि फलों में 90% जितने फल हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। आयुर्वेद में निषिद्ध है शाम को फल। कुछ फल जो अल्कलाइन नेचर के होते हैं ये खा सकते हैं शाम के समय, सूर्यास्त से पहले पहले। जैसे जैसे आप चीकू खा सकते हैं। जैसे आप मीठा आम, डाल का पका हुआ मीठा आम खा सकते हैं। जैसे आप गर्मियाँ आती हैं तो खरबूजा खा सकते हैं। ये सारे ये फल खा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फल आयुर्वेद में निषिद्ध है। सलाद भी नहीं खाना। गाजर, मूली नहीं खाना है। शाम के भोजन में सलाद और फल नहीं खाए जाते। जी देवेंद्र जी, आपका कोई क्वेश्चन है? समय बहुत हो चुका है। डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब। एक बात बता दीजिए, शादी में जाते हैं तो शादी में हमें जाकर क्या खाना चाहिए वहां पर? आप शादी में खाने के लिए क्यों जा रहे हैं? नहीं, शादी सभी में जाते मिलने के लिए नहीं, नहीं, शादी हैं में वो तो। मिलने के लिए जाते हैं, उत्सव मनाने के लिए जाते हैं, प्रसन्नता के लिए जाते हैं। खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। मैं 5 साल से शादियों में जाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ। पर एंजॉयमेंट उतना ही होता है। दूध पी सकते हैं, मैं दूध पी लेता हूँ। तो आप भी दूध पी सकते हैं। मैं यही बात मीठा कह रहा फल था, कोई क्या हो। सिलेक्टिव चीजें वहां पर ली जाए? नहीं, वहां तो वहां बहुत कुछ होता भी है, नहीं बहुत होता। होता है। वो मीठा खाने के फल लिए कुछ हो, भी नहीं है। आम सही हो, है। खरबूजा हो, तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। शादियां मैं खाने के लिए अब मानता ही नहीं। मैं शादी जाता मान हूँ रंग मान रोगन लीजिए वो आपने कहा देखने के दूध लिए, पी उसको सकते हैं, देखने। उस दूध की भी कोई वो संदिग्धता रहती है, वो दूध कैसा होगा, क्या हाँ, होगा? वो दूध भैंस का होता है। पर अगर कोई जोर बहुत अधिक दे रहा है तो थोड़ी मात्रा में दूध ले सकते हैं वहां का, बस। इससे ज्यादा नहीं। अब ये जो आयु है ये खाने पीने के लिए नहीं है, ये तो तपस्या के लिए है, सिद्धियों के लिए है। देवेंद्र जी, आप संक्षिप्त में अपना क्वेश्चन करिए प्लीज। जी। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत अच्छी क्लास रही आपकी। डॉक्टर धन्यवाद। साहब, मैं जो है ना, मेरा मतलब बचपन से ही जो है मैंने मतलब
मेरे को चेक कराया तो मेरा बीपी हाई रहता था, तो मेरा ये पता लगा कि मेरे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड नेचुरली बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा जी। है। जबकि मैं सवेरे योगा भी करता हूँ, शाम को कम से कम 7-8 किलोमीटर बहुत तेज से वॉक भी करता हूँ। दिन भर भी मैं मतलब कुछ ना कुछ मतलब मैं सोचता हूँ कि बैठना नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी मेरा नेचुरल जो है, भोजन कितने बजे करते हैं आप? भोजन तो 8 बजे करता हूँ रात को। तो बस एक काम आप कीजिए, भोजन 5 बजे के बाद संकल्प ले लीजिए कि 5 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे। बस एक ही काम करना है और देखिए परिणाम महीने भर में। इसमें एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं कि मैं जो है ना 88 से 1988 से मैंने घी का परित्याग कर रखा है। मैं घी बिल्कुल नहीं खाता हूँ। उसके सिवाय मैं पूरी या पकोड़े या कोई ऐसे समोसे वगैरह कोई भी चीज मतलब तेल वाली चीज नहीं खाता, पैकेट बंद फूड नहीं खाता, जो भी आजकल बताते हैं बिगबल छाजर, वो सारा जी। पालन करता हूँ। और पर फिर भी ठीक नहीं हो रहे ना। मैं बीपी के साथ मेरे को बहुत हैवी डोज की दवाइयां खानी पड़ती हैं। बस तो इसमें यहीं जो पर सिद्ध हो गया कि आपने जो डॉक्टर विमल छाचर की बात मानी है, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं। ये अब तो यहाँ पर दवाई खाने के बाद ठीक होता हूँ। अब एक नियम यहाँ पर अपना लीजिए, बस ज्यादा 2 नियम मैं बता ही नहीं रहा हूँ, एक नियम। दूसरा नियम बताऊंगा 1 महीने के बाद, अगर परिणाम मिल गया अच्छा। 5 बजे के बाद एक कसम खा लीजिए कि 5 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं। अगर शुरू शुरू में दिक्कत आएगी 10-12 दिन, तो एक रूटीन बना लीजिए कि 5 बजे आपने खाना खाया। अगर 8-9 बजे फिर से भूख लग रही है तो कोई सूप, पतला खिचड़ी या खीर ऐसी चीज खाएंगे और इसे भी छोड़ते चले जाएंगे। तो महीने भर में आप मुझे बताइए ऐसा करके, नियम 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। और देखिए आयुर्वेद विजयी होता है या डॉक्टर विमल छाचर, करके देखिए एक बार। थैंक यू। थैंक यू। आपने काफी सुंदर तरीके से सभी का क्वेश्चनों का समाधान किया। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? दीप जी, अब समय हो जी गया, आप इसको जी। शांति पाठ करो। तो क्लास के समापन के लिए हम शांति पाठ कर लेते हैं। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि जब भी आपको टाइम मिले सैटरडे संडे में, तो एक आप हमारे प्राणायाम की क्लास मैं आपसे बात कर लूँगा। सैटरडे या संडे फुल आपका एक क्लास रख लेते हैं। कमर गर्दन सीधी करें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। हरे गहरा लंबा सांस। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया टिप्स दिया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू ऑल वेरी मच। वेरी वेल, वेरी एजुकेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद।